डियर स्टूडेंट्स, कल हमने पढ़ा था कि जो सीमांत उत्पाद और औसत उत्पाद में क्या अंतर है, क्या संबंध है, और कुल उत्पादन और सीमांत उत्पादन में क्या संबंध होता है। आज इस चैप्टर का हम जो अंतिम टॉपिक जो है, जो आपने पहले भी पढ़ लिया है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। वो है आपके परिवर्तनशील अनुपातों का नियम। परिवर्तनशील अनुपातों का नियम, जैसे कि हमने इस नियम को पहले ही पढ़ लिया था। फिर भी इस नियम में क्या कुछ जो मान्यताएं वगैरह जो थी उसका हमने अध्ययन नहीं किया था पिछले चैप्टर में। ठीक है, तो परिवर्तनशील अनुपातों का नियम क्या है, और इसमें से एक आध स्टूडेंट्स ने ये भी कहा था कि सर इस नियम को वापस बताया जाए। ठीक है, इम्पोर्टेंट नियम है, इसलिए इसको वापस अपन रिपीट करते हैं। ठीक है, तो अब ये नियम है क्या? तो नियम का जो अर्थ है वो हमने पहले ही अध्ययन कर लिया था कि परिवर्तनशील अनुपातों का नियम, इस नियम के अनुसार जब अन्य साधनों को स्थिर रख करके, उत्पादन के अन्य साधनों को स्थिर रखकर अल्पकाल में, ये नियम हमेशा अल्पकाल में लागू होता है, इनमें अंतर भी पढ़ लिया था हमने कि अल्पकाल में उत्पादन के अन्य साधनों को स्थिर रखकर, अन्य साधनों को स्थिर रखकर जब एक परिवर्तनशील साधन की मात्रा में उत्तरोत्तर वृद्धि की जाती है, की मात्रा में उत्तरोत्तर मतलब लगातार उत्तरोत्तर वृद्धि की जाती है, तो एक सीमा के पश्चात उस साधन की सीमांत उत्पादकता गिरने लगती है। उस साधन की सीमांत उत्पादकता यानी उस अकेले साधन जिसमें हम परिवर्तन कर रहे हैं, जिसमें वृद्धि कर रहे हैं, तो उस साधन की सीमांत उत्पादकता गिरने लगती है। ठीक है, तो इसका मतलब आगे हम जब पढ़ेंगे इसके तीन नियम होते हैं परिवर्तनशील अनुपातों के नियम। उन नियमों को हम बाद में पढ़ेंगे। उसने हमने पहले ही पढ़ लिया था, पहला उत्पत्ति वृद्धि नियम, उसके बाद समता नियम, और उसके बाद ह्रास नियम। तो ये नियम क्या है? इस नियम का सिंपल भाषा में अगर हम अर्थ कहें तो जब अल्पकाल में, ये पहली बात तो यह नियम कब लागू होता है? अल्पकाल में। दूसरी बात, अन्य साधन सब स्थिर हैं, केवल किसमें परिवर्तन किया जा रहा है? एक परिवर्तनशील साधन, कौन सा? श्रम। ठीक है, उसकी मात्रा में अगर वृद्धि की जा रही है, लगातार वृद्धि की जा रही है, तो एक सीमा के पश्चात, यानी उत्पादन प्रारंभ में तो बढ़ेगा, लेकिन एक सीमा के पश्चात जो है उस साधन की सीमांत उत्पादकता, यानी जो खुद साधन है उसी की वजह से उत्पादन प्रारंभ में बढ़ेगा। ठीक है, दुगुने से अधिक बढ़ेगा, लेकिन बाद में एक सीमा के पश्चात उस साधन की सीमांत उत्पादकता गिरने लगती है, एमपीपी गिरने लगती है, अर्थात इसे ही परिवर्तनशील अनुपातों का नियम कहते हैं। एक विद्वान हुए हैं प्रोफेसर स्टीगलर, उन्होंने एक परिभाषा दी है इसकी। प्रोफेसर स्टीगलर के अनुसार यदि उत्पादन के अन्य साधनों को स्थिर रखकर किसी एक साधन
कि समान इकाइयां जोड़ी जाए, कि समान इकाइयां, देखिए शब्द अलग कहाँ में लिया है, किसी एक साधन की समान इकाइयां जोड़ी जाए। इकाइयां जोड़ी जाए का मतलब क्या हो गया कि उस साधन की मात्रा में वृद्धि की जाए, जोड़ी जाए, तो एक सीमा के पश्चात, एक सीमा के पश्चात सीमांत उत्पादन में कमी हो जाएगी, सीमांत उत्पादन में कमी हो जाएगी। तो यहां पर स्टिगलर की परिभाषा में देखिए, मैं इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि सबकी परिभाषा में थोड़ा बहुत चेंजिंग है, ठीक है। यदि उत्पादन के अन्य साधनों को स्थिर रख करके और किसी एक साधन के समान इकाइयां जोड़ी जाए, यहां समान इकाइयां मतलब उसी साधन को लगातार बढ़ा रहे हैं अपन, समान इकाइयां जोड़ने का मतलब है उसी साधन को लगातार बढ़ा रहे हैं, तो एक सीमा के पश्चात क्या होगा, किसमें कमी आएगी, सीमांत उत्पादन में। यानी यहाँ पर ये कहता है कि मार्जिनल प्रोडक्टिविटी में कमी आएगी, एमपी में कमी आएगी। प्रोफेसर स्टिगलर किस चीज़ को ध्यान करते हैं, सीमांत उत्पादन में कमी आएगी, यानी ये कुल उत्पादन की बात नहीं कर रहे हैं, ये सीमांत उत्पादन की बात कर रहे हैं कि सीमांत उत्पादन में कमी आएगी, ठीक है। तो इस परिभाषा में, इस परिभाषा में एक ही अंतर है कि ये कहते हैं कि उस साधन की सीमांत उत्पादकता में गिरने लगती है जिस साधन को हम प्रयोग कर रहे हैं। यहाँ ये कहते हैं कि सीमांत उत्पादन में कमी आएगी, ठीक है। तो ये हो गया आपके प्रोफेसर स्टिगलर की। देखिए एक और परिभाषा जो इससे भिन्न है, दोनों में अंतर है, एक है श्रीमती जॉन रॉबिन्सन, श्रीमती जॉन रॉबिन्सन, इनकी परिभाषा में थोड़ी अलग है। इससे क्या अलग है, उन्होंने कहा है कि उत्पत्ति ह्रास नियम बताता है कि उत्पादन कि एक उत्पादन के साधन की मात्रा, एक उत्पादन के साधन की मात्रा को स्थिर रखा जाए, स्थिर रखा जाए तथा अन्य साधनों की मात्रा में उत्तरोत्तर वृद्धि की जाए। तो एक निश्चित बिंदु के पश्चात उत्पादन घटती हुई दर से, उत्पादन में घटती हुई दर से वृद्धि होगी। देखिए स्टिगलर और जॉन रॉबिन्सन की परिभाषा में बहुत ज़्यादा भिन्नता है। क्या भिन्नता है कि स्टिगलर कहते हैं कि अन्य साधनों को स्थिर रखा जाए, केवल एक साधन में परिवर्तन कर रहे हैं। ये स्टिगलर क्या कर रहे हैं कि बाकी उत्पादन के अन्य साधन स्थिर हैं, ठीक है। हमने पढ़ा था कि प्रोडक्शन इज फंक्शन ऑफ, किस पर निर्भर है, लैंड, हाँ, इज फंक्शन ऑफ लैंड, लेबर, कैपिटल और अदर, ठीक है। तो ये अन्य साधनों को स्थिर रख रहे हैं, कौन, स्टिगलर। स्टिगलर क्या कह रहा है
कि अन्य साधनों को स्थिर रखकर के केवल एक साधन में वृद्धि कर रहे हैं। अन्य साधन स्थिर हैं, भूमि भी स्थिर है, आपके लेबर लैंड स्थिर है और कैपिटल स्थिर है और अदर सब स्थिर हैं। केवल एक साधन लेबर में परिवर्तन किया जा रहा है, केवल श्रम में परिवर्तन किया जा रहा है। एक साधन किसी भी ले लो, पूंजी में ले लो, श्रम में ले लो, तो एक साधन में परिवर्तन किया जा रहा है, बाकी अन्य साधन स्थिर हैं। ठीक है। जबकि जॉन रॉबिन्सन क्या कहते हैं, इसके ऑपोजिट कहते हैं कि एक उत्पादन साधन की केवल एक साधन की स्थिर रख रहा है और अन्य साधनों को क्या कर रहा है, परिवर्तन कर रहा है। बाकी साधनों को परिवर्तन, किसी एक को स्थिर रख दो, जैसे लैंड को स्थिर रख दो और बाकी सब परिवर्तनशील है, सबको डबल कर दो या सब में कमी कर दो। तो जॉन रॉबिन्सन और स्टीगलर की परिभाषा में क्या कहते अंतर है कि प्रोफेसर स्टीगलर केवल एक साधन में परिवर्तन कर रहे हैं और अन्य को स्थिर रख रहे हैं, जबकि जॉन रॉबिन्सन कहते हैं कि एक साधन स्थिर हो और अन्य सारे परिवर्तनशील हो, अन्य क्या हो, परिवर्तनशील हो। ठीक है। तो ये अंतर आ गया स्टीगलर और जॉन रॉबिन्सन में। ये सारे साधनों को स्थिर रख के केवल एक में परिवर्तन कर रहा है, जो हमारी परिभाषा है, और जॉन रॉबिन्सन क्या कहते हैं कि एक साधन स्थिर और बाकी अन्य में परिवर्तन हो जाए, तो अन्य साधनों को परिवर्तन किया जाए, उत्तरोत्तर वृद्धि की जाए, तो एक निश्चित बिंदु के पश्चात उत्पादन में वृद्धि होगी। किस दर से, घटती हुई। और उन्होंने इसे नाम क्या दिया इस नियम को, उत्पत्ति ह्रास नियम, परिवर्तनशील अनुपातों का नियम का जो तीसरा नियम है ना अंतिम रूप से, तो उन्होंने इसको नाम दिया है उत्पत्ति ह्रास नियम। ये उत्पत्ति ह्रास नियम ये बताता है कि जब एक उत्पादन के साधन की मात्रा को तो स्थिर रखना है और अन्य साधनों को उत्तरोत्तर वृद्धि की जाए, तो एक निश्चित बिंदु के पश्चात उत्पादन में क्या होगा, घटती हुई दर से वृद्धि होगा। ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, दोनों ये कहते हैं कि उत्पादन का जो है परिवर्तनशील अनुपातों का नियम दोनों स्थितियों में लागू होगा। परिवर्तनशील अनुपातों का जो नियम है वो दोनों ही स्थितियों में लागू होगा। दोनों स्थितियां कौन सी, जब अन्य को स्थिर रखें और एक में परिवर्तन करें तो भी ये नियम लागू होगा, और एक को स्थिर रखें और अन्य में सब में परिवर्तन करें तो भी ये नियम लागू। इसका मतलब दोनों स्थितियों में उत्पादन परिवर्तनशील अनुपातों का नियम लागू होता है। ठीक है। यानी दोनों स्थितियों में, चाहे एक को स्थिर रखो और अन्य में परिवर्तन करो, चाहे अन्य सबको स्थिर रख करके एक में परिवर्तन करो, तो दोनों स्थितियों में ये नियम लागू होगा। ठीक है। तो परिभाषा में भिन्नता है स्टीगलर और जॉन रॉबिन्सन की। आपके पूछा जा सकता है श्रीमती जॉन रॉबिन्सन के अनुसार उत्पादन जो है परिवर्तनशील अनुपातों का नियम या उत्पत्ति ह्रास नियम क्या है। इन्होंने इसको नाम दिया है उत्पत्ति ह्रास नियम, क्योंकि ह्रास होगा उत्पादन का, प्रारंभ में उत्पादन बढ़ेगा, स्थिर होगा, फिर ह्रास होगा, इसलिए इन्होंने तीसरे नियम को ही इसका नाम दिया है कि उत्पत्ति ह्रास नियम। ये बताता है कि एक उत्पादन साधन की मात्रा को स्थिर रखा जाए और अन्य में परिवर्तन किया जाए, तो एक निश्चित बिंदु के पश्चात उत्पादन क्या होगा, घटती हुई दर से प्राप्त होगा। ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये परिवर्तनशील अनुपातों का नियम दोनों ही स्थितियों में लागू होगा, चाहे एक साधन को स्थिर रख करके अन्य साधनों में परिवर्तन करो, चाहे अन्य साधनों को स्थिर रख करके एक साधन को बढ़ाया जाए, तो दोनों स्थितियों में ये नियम लागू होगा। ठीक है। तो ये हो गया आपके परिवर्तनशील अनुपातों का नियम का अर्थ है ये दो परिभाषाएं। दोनों परिभाषाएं आप लिख सकते हो। मोस्टली अगर आपको एक लिखनी है तो स्टीगलर की लेना, क्योंकि अधिकांश विद्वान इस परिभाषा को मानते। श्रीमती जॉन रॉबिन्सन ही एक ऐसी जो अर्थशास्त्री है जो ये मानती है कि अन्य एक को स्थिर रखती है और अन्य को परिवर्तनशील मानती है। ठीक है। ये अलग से परिभाषा है थोड़ी, इसलिए ये इस नियम से मिलती जुलती परिभाषा ये है प्रोफेसर स्टीगलर की परिभाषा। ठीक है। तो ये हो गया आपका नियम। अब ये नियम का अर्थ हो गया आपके भाई। अब बात करते हैं इसकी मान्यताएं क्या है। तो परिवर्तनशील अनुपातों के नियम की मान्यताएं, परिवर्तनशील अनुपातों के नियम की मान्यताएं क्या मान्यता है। नंबर 1, उत्पादन का एक साधन। पहली मान्यता क्या है, उत्पादन का एक साधन परिवर्तनशील व अन्य साधन स्थिर। पहली मान्यता है ये
अन्य साधन क्या होंगे ना चाहिए, स्थिर होने चाहिए। केवल एक साधन में परिवर्तन हो रहा है, अन्य साधन क्या होने चाहिए, स्थिर होने चाहिए, पहली मान्यता है। नंबर 2, उत्पादन के सभी साधनों में सभी साधनों को एक अनुपात में परिवर्तन किया जा रहा है, एक अनुपात में परिवर्तन किया जा रहा है। एक अनुपात में परिवर्तन किया जा सकता है। एक अनुपात में यानी भूमि, पूंजी, श्रम सबको एक ही अनुपात में परिवर्तन कर रहे हो। भूमि को डबल कर रहे हो तो पूंजी डबल कर रहे हो, तो श्रम को भी ऐसा नहीं है एक को 4 गुण 3 गुना कर रहे हो, एक को 3 गुना बढ़ा रहे हो, दूसरे को 2 गुना ही बढ़ा रहे हो, और एक को ऐसे रख रहे हो। नहीं, जो भी साधन आप परिवर्तन कर रहे हो, यानी सभी साधनों में परिवर्तन जो है वो एक निश्चित अनुपात में ही किया जा सकता है। यानी अगर श्रमिक बढ़ा रहे हो तो पहला श्रमिक और दूसरे श्रमिक में अंतर नहीं हो, समरूपता होनी चाहिए। हमने पढ़ा ना, ऐसा नहीं हो कि एक आप योग्य व्यक्ति को लगाओ और दूसरे अयोग्य को लगा दो, तो ये नियम लागू नहीं होगा। ठीक है, तो दूसरा क्या है, उत्पादन के सभी साधनों को एक निश्चित अनुपात में ही परिवर्तन किया जा सकता है। नंबर 3, उत्पादन की तकनीक क्या होनी चाहिए, तकनीक में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, यानी तकनीक क्या होनी चाहिए, स्थिर होनी चाहिए। टेक्नोलॉजी में बदलाव आ गया तो ये नियम लागू नहीं होगा। ठीक है। नंबर 4, उत्पादन की परिवर्तनशील साधन, उत्पादन की परिवर्तनशील साधन की सभी इकाइयां क्या होनी चाहिए, समरूप होनी चाहिए। जिस साधन को परिवर्तन करें वो सब इकाइयां कैसी होनी चाहिए, समरूप। 1 2 3 जितने भी श्रमिक काम में ले रहे हैं हम, वो सब क्या होने चाहिए, समरूप होने चाहिए। एक योग्य लो और एक अयोग्य लो, या एक विकलांग आदमी को ले लिया और एक आप सही सलामत आदमी को ले लिया आपने, तो फिर वो नियम लागू नहीं होगा। जितनी भी इकाइयाँ जो परिवर्तन से साधन हम ले रहे हैं, श्रमिक है या पूंजी है, जो भी है, तो श्रम को जितना बढ़ा रहे हैं तो सारे श्रमिक एक जैसे होने चाहिए। अगर उनमें समरूपता नहीं है तो फिर ये नियम लागू नहीं होगा। ठीक है, तो परिवर्तनशील साधन की सभी इकाइयाँ क्या होनी चाहिए, समरूप होनी चाहिए। 5वीं मान्यता, यह नियम कब लागू होता है, केवल अल्पकाल में लागू होता है, केवल अल्पकाल में लागू होता है। ठीक है भाई, तो यह नियम केवल कब लागू होगा, अल्पकाल में ही लागू होगा, दीर्घकाल में नहीं। क्योंकि स्थिर और परिवर्तनशील साधनों का अंतर कहाँ पर देखने को मिलता है, अल्पकाल में ही देख रहे हो। दीर्घकाल में तो सभी साधन क्या हो जाते हैं, परिवर्तनशील हो जाते हैं। तो ये नियम केवल कब लागू होगा, अल्पकाल में। ठीक है, नियम बाकी हमने पहले ये पढ़ लिया था, नियम वो के वही है, केवल इसमें जो है भिन्नता जो है अंतर में, परिभाषा में, वो हमने पढ़ा है। ठीक है, अब बात करते हैं विवेकपूर्ण उत्पादन की अवस्था कब होगी, कहाँ पर उत्पादन करना चाहिए। नियम आपने पढ़ ही लिया था। तो एक उत्पादक को जो है पर उत्पादन कहाँ पर करना चाहिए, कौन सी स्थिति में करना चाहिए, उत्पत्ति वृद्धि नियम वाले में करना चाहिए, या समता नियम वाले में करना चाहिए, या हास नियम जब लागू हो तब करना चाहिए। साधनों को कितना बढ़ाया जाना चाहिए, परिवर्तनशील साधन की मात्रा को जो बढ़ा रहे हैं ना आप, श्रमिक बढ़ा रहे हो, तो कितना बढ़ाने की है, कौन सा नियम, 3 नियम लागू होंगे। पहले उत्पत्ति वृद्धि नियम लागू होगा, तो वृद्धि नियम में उत्पादन करना चाहिए, या समता में करना चाहिए, या हास नियम में करना चाहिए, और वृद्धि नियम में भी कहाँ पर कितना करना चाहिए। तो उसके लिए उत्पादक की एक विवेकपूर्ण अवस्था होती है कि कहाँ पर उत्पादक को उत्पादन करना चाहिए, तो उसे कहते हैं विवेकपूर्ण अवस्था, विवेकपूर्ण उत्पादन की अवस्था। विवेकपूर्ण उत्पादन यानी एक उत्पादक जब उसे पता है ये तीनों नियम लागू होंगे, तो उसे कौन सी स्थिति में उत्पादन करना चाहिए, यानी
उत्पत्ति वृद्धि की नियम जब लागू होता है तब करना चाहिए, या क्षमता नियम पर करना चाहिए, या हास नियम पर करना चाहिए। ठीक है, तो एक उत्पादक की विवेकपूर्ण अवस्था कहते हैं किसको? पहले तो इसका अर्थ पढ़ते हैं कि एक उत्पादक की विवेकपूर्ण अवस्था का मतलब क्या है? एक उत्पादक की विवेकपूर्ण अवस्था का मतलब है उस स्थिति को कहते हैं जब उत्पादन की लागत क्या होनी चाहिए? ज़्यादा आनी चाहिए, कम आनी चाहिए? उत्पादन की लागत कम हो, खर्चा तो कम आना चाहिए, और उत्पादन क्या होना चाहिए? अधिकतम होना जाना चाहिए। तो उसकी लागत कम हो और उत्पादन अधिकतम हो, वह उत्पादन अधिकतम हो। इंपॉर्टेंट है, एक नंबर का प्रश्न आ सकता है कि एक उत्पादक की विवेकपूर्ण अवस्था किसे कहते हैं? यानी उत्पादक किस स्थिति में उत्पादन करेगा। ठीक है, तो उत्पादन की विवेकपूर्ण अवस्था का मतलब हो गया कि उत्पादन उस स्थिति में, विवेकपूर्ण अवस्था का मतलब हो गया किसकी? उत्पादक की। एक उत्पादक कहां से पर उत्पादन करेगा? तो उत्पादक की विवेकपूर्ण अवस्था उस स्थिति को कहते हैं जब उत्पादन की लागत तो क्या होनी चाहिए? कम से कम कॉस्ट आनी चाहिए, खर्चा कम आना चाहिए, और उत्पादन क्या होना चाहिए? यानी प्रोडक्शन भी ज़्यादा हो जाए और खर्चा भी कम आए। ठीक है, तो उस स्थिति को जो मैं उत्पादक क्या करना चाहेगा? उत्पादन करना चाहेगा, और उसी स्थिति को क्या कहा जाता है? उत्पादक की विवेकपूर्ण अवस्था। एक नंबर का प्रश्न आएगा, इसलिए आपको उसको याद रखना चाहिए। एक उत्पादक क्या चाहेगा कि भाई मेरा खर्चा सबसे कम से कम आए और मैं ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन कर सकूं। ठीक है, तो उत्पादन की लागत तो कम से कम आनी चाहिए और अधिक उत्पादन जो है अधिकतम होना चाहिए। तो उस स्थिति को हम कहेंगे आदर्श अवस्था। तो हमने पढ़ा है कि 3 नियम लागू होते हैं परिवर्तनशील अनुपातों में। नियम कौन सा? प्रारंभ में कौन सा नियम लागू होगा? उत्पत्ति वृद्धि नियम, यानी शुरुआत में उत्पादन बढ़ेगा। जिस अनुपात में साधन को बढ़ा रहे हैं उससे अधिक अनुपात में बढ़ेगा। इस नियम को पढ़ लिया ना हमने। दूसरी अवस्था क्या होगी? उत्पत्ति क्षमता नियम की अवस्था होगी, यानी जिस अनुपात में साधन को बढ़ाया जा रहा है उसी अनुपात में उत्पादन बढ़ेगा। ठीक है, तो उत्पत्ति क्षमता नियम दूसरी अवस्था लागू होगी। और तीसरी अवस्था कौन सी होगी? उत्पत्ति ह्रास नियम की। अब उत्पादन कहाँ पर, किस स्थिति में उत्पादन करना चाहेगा? उत्पत्ति वृद्धि में करे, जहाँ पर साधन को जिस अनुपात में बढ़ाया जा रहा है उत्पादन उससे अधिक अनुपात में प्राप्त हो रहा है। ठीक है, या फिर उत्पत्ति क्षमता नियम में करेगा, जिस अनुपात में साधन को बढ़ाया जा रहा है उसी अनुपात में उत्पादन बढ़ रहा है। तो बताइए आदर्श स्थिति कौन सी होगी? वृद्धि नियम में तो उत्पादन कम ही होगा। उत्पादन कम ही हो रहा है ना, क्योंकि क्षमता 3 इकाइयों पर उत्पादन, वो जो है शुरुआत में अधिकतम उत्पादन हो रहा है उसका। ठीक है, और उसके बाद उत्पादन क्या होगा? उस पर उत्पादन गिरने लगता है। इस नियम को हमने तालिका से पढ़ा ना भाई। शुरुआत में क्या होगा? उत्पादन बढ़ेगा, लेकिन एक बिंदु के बाद क्या होगा? स्थिर हो जाएगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पर पढ़ा था जैसे श्रम की इकाइयाँ, श्रम की इकाई तालिका से अपन देखो, श्रम की इकाइयाँ ले ली हमने, यहाँ टोटल प्रोडक्शन ले लिया। ठीक है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। टोटल प्रोडक्शन 0, 5, 12, 21, 28, 30 और 28। यही है। प्रारंभ में उत्पादन तेजी से बढ़ रहा है, 5, 12 दुगुने से अधिक। भूमि तो अपने स्थिर है, भूमि को तो हमने स्थिर रखा भाई, 5, 5 सब में 5, 5 है। हाँ, भूमि स्थिर है, श्रम की इकाइयों को बढ़ा रहे हैं। तो प्रारंभ में 1 ली तो 5 उत्पादन 5 इकाई का हुआ। दुगुना किया तो उत्पादन दुगुने से अधिक प्राप्त हुआ। तिगुना किया तो उत्पादन 3 गुने से अधिक प्राप्त हुआ। यानी एमपी कितना हो रहा है यहाँ पे? 5 और 7 और 9 और 7, फिर
2, 0 और -2, MP देख लिया। तो प्रारंभ में उत्पादन तेजी से बढ़ रहा है, तो क्या केवल उत्पत्ति वृद्धि नियम, यहां तक उत्पत्ति वृद्धि नियम लागू हो रहा है? हाँ? यहां पर उत्पत्ति क्षमता नियम लागू हो रहा है 30-30 पे, 5 और 6 इकाइयों में उत्पादन क्षमता नियम लागू हो रहा है। हाँ, और यहां स्थिति में जब माइनस ऋणात्मक होता है तो ये उत्पत्ति ह्रास नियम। तो बताइए उत्पत्ति वृद्धि नियम में करेगा, क्षमता में करेगा या ह्रास में करेगा? वृद्धि नियम करेगा, मतलब 3 इकाइयां प्रोडक्शन करेगा, केवल 3 इकाइयों को बनाएगा। अगर वो इस नियम पर काम करे तो केवल 3 इकाइयां उत्पादित करेगा, मतलब 3 साधनों को एक काम में लेगा क्या? वो चाहेगा अपना उत्पादन अधिक करे। तो उस स्थिति में आदर्श अवस्था कौन सी होगी उत्पादक के लिए? उत्पादन के लिए आदर्श अवस्था होगी उत्पत्ति क्षमता नियम। कारण क्या है कि जिस अनुपात में साधन को बढ़ा रहे हैं उसी अनुपात में उसे उत्पादन प्राप्त, तो घाटा कहां हो रहा है उसे? भाई अगर उत्पत्ति वृद्धि नियम पर काम करेगा तो इसका मतलब उत्पादन की मात्रा केवल वो 3 इकाइयों को, साधनों की 3 इकाइयां काम में ले रहा है, तो 3 इकाइयों में तो प्रोडक्शन बहुत कम होगा। केवल 21 मीटर कपड़ा बनाना है क्या? यहाँ से फिर आपके क्षमता ये हाथ में ये लागू बढ़ तो रहा है, उत्पत्ति वृद्धि नियम यहाँ तक लागू हो रहा है, लेकिन यहाँ बढ़ने की गति कम है। ठीक है, तो केवल वो क्या 3 इकाइयों 4 इकाइयों का उत्पादन करेगा क्या? वो चाहे कोई अधिकतम उत्पादन करे ताकि ज़्यादा माल बेच सके, तो वो कौन सी स्थिति में उत्पादन करना चाहेगा? उत्पत्ति क्षमता नियम। उसका कारण क्या है कि नुकसान कहाँ हो रहा है इसको? जिस अनुपात में वो साधन को बढ़ा रहा है उसी अनुपात में उत्पादन प्राप्त हो रहा है, तो क्षमता नियम पर उत्पादन करना चाहिए। उसकी स्थिति आदर्श स्थिति होगी, यह उसके विवेकपूर्ण उत्पादन की अवस्था होगी, न कि उत्पत्ति वृद्धि नियम। और ह्रास में तो वैसे ही नहीं करेगा कि साधन जिस अनुपात बढ़ा रहा है उत्पादन उससे कम प्राप्त हो रहा है। तो उत्पादन के लिए आदर्श अवस्था क्या होगी? उत्पत्ति क्षमता नियम। तो यानी दूसरी अवस्था में तो आपसे पूछ लिया जाए 1 नंबर का प्रश्न आ जाए कि एक उत्पादक कौन सी अवस्था में उत्पादन करना चाहेगा? प्रथम अवस्था में, दूसरी अवस्था में, तीसरी अवस्था में? दूसरी अवस्था में। क्यों? क्योंकि उससे घाटा नहीं हो रहा है, कम से कम उत्पादन की इकाइयां भी ज्यादा उत्पादन कर रहा है, वो 6 इकाइयां बेच रहा है, 5 इकाइयां से क्या यहाँ अधिकतम है ये। ठीक है, 6 साधनों की मात्रा उत्पादन 30 प्राप्त हो रहा है उसको, तो दूसरी अवस्था यहां से शुरू हो जाती है। ठीक है, तो उस स्थिति में उत्पादन करेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि एक उत्पादक सदैव उत्पादन की दूसरी अवस्था में ही उत्पादन करना चाहेगा। कौन सी अवस्था में? यही उत्पादक की साम्य अवस्था होगी। कौन सी अवस्था? दूसरी अवस्था, यानी जहां उत्पादन क्षमता नियम लागू होता है। दूसरी अवस्था में उस अवस्था में उत्पादन करना चाहेगा क्योंकि उससे अधिकतम उत्पादन प्राप्त हो रहा है। एक तो उत्पादन वो 30 इकाइयों में 30 मीटर कपड़ा बना सक रहा है, भाई यहां पर रोक दे तो 21 मीटर बनेगा, जबकि इस स्थिति में अधिकतम उत्पादन प्राप्त हो रहा है, एक तो 30 मीटर बन रहा है कपड़ा। ठीक है, और दूसरे से प्रथम अवस्था और तृतीय अवस्था दोनों ही उसकी आदर्श अवस्था नहीं होगी। तो उत्पादन अधिकतम हो रहा है और उसका लागत भी इतनी ज़्यादा नहीं आ रही है। भाई जिस लागत जितनी आ रही है उतना तो उसे उत्पादन मिल रहा है ना, नहीं मिल रहा है क्या? 5 इकाइयों से 30 उत्पादन हो रहा है, 6ठी इकाई से भी 30 हो रहा है, तो 5 इकाइयों से 30 हो रहा है, इसका मतलब उसकी लागत जिस अनुपात में, जिस दूसरी अवस्था में क्या होता है, जिस अनुपात में साधनों को बढ़ाया जा रहा है उसी अनुपात में तो खर्चा तो कितना आ रहा है, साधन बढ़ाओ उसी अनुपात में उत्पादन मिल रहा है, तो घाटा तो नहीं हो रहा है ना, अधिकतम उत्पादन भी हो रहा है और लागत भी बराबर आ रही। तो न तो वो प्रथम अवस्था में उत्पादन करेगा और न तृतीय अवस्था में, तो उसके लिए साम्य अवस्था कौन सी होगी? दूसरी अवस्था या जब उत्पत्ति क्षमता नियम लागू होता है। तो इस अवस्था में कह सकते हैं कि दूसरी अवस्था में उस उत्पादन करना चाहेगा, उसे अधिकतम उत्पादन प्राप्त हो रहा है, और प्रथम अवस्था और तृतीय अवस्था में दोनों ही आदर्श अवस्था नहीं होगी। ज़्यादातर कहेंगे प्रथम अवस्था, ये नहीं होगी आदर्श। ठीक है, तो ये हो गया आपके उत्पादन की आदर्शपूर्ण अवस्था। तो इसी अवस्था में उत्पादन करना चाहिए। अब बात करते हैं, लास्ट टॉपिक है इसका, उत्पत्ति क्षमता नियम का जो है उत्पादन फलन का महत्व क्या है। उत्पादन फलन जो हमने इस पाठ में पढ़ा है, कंप्लीट हो गया ये, उसका महत्व क्या है, क्यों पढ़ा जाता है उत्पादन फलन? अरे मैं पूछ ले आए गए
ठीक है। उत्पादन फलन एक उत्पादक अवस्था तीनों के लिए महत्वपूर्ण होती है। उत्पादन फलन क्यों पढ़ा जाता है? ये एक उत्पादक के लिए महत्वपूर्ण होती है। नंबर एक, उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण होती है क्योंकि उत्पादक इसकी जानकारी करने के और अधिकतम लाभ कमा सकते हैं। समाज के लिए महत्वपूर्ण होती है। समाज के लिए कैसे महत्वपूर्ण हो गई? क्योंकि समाज को अधिकतम उत्पादन मिल रहा है। भाई ज़्यादा प्रोडक्शन होगा तो ही समाज को फायदा होगा ना। हर व्यक्ति को, उपभोक्ता को वस्तु मिल रही है। एक किसान उतना ही खावे जितना ही उत्पादन करेगा तो भूखे मर जाएंगे लोग। तो अधिकतम उत्पादन हो रहा है, ठीक है, तो उससे समाज को भी फायदा होगा और सरकार के लिए भी फायदा है। सरकार के लिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि सरकार को अधिकतम प्रोडक्शन होगा इसलिए अधिकतम टैक्स मिलेगा। तो उत्पादक के लिए भी फायदेमंद है, समाज के लिए भी फायदेमंद है और सरकार के लिए भी महत्वपूर्ण, ठीक है। चौथा है, उसके लागतों का अनुमान हो जाता है। भाई एक उत्पादक को पहले ही पता लग जाएगा ना मेरा खर्चा कितना आ रहा है। जब वो उत्पादन फलन निकालता है तो उससे ये पता लग जाएगा कि मेरा लागत कितनी आएगी और मैं कितने प्रोडक्शन पर माल बनाना रोक दूं, ठीक है। तो उससे लागतों का भी उसको अनुमान हो जाएगा, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये एक उत्पादन फलन सभी के लिए महत्वपूर्ण है। इससे लागतों का अनुमान हो जाता है, उत्पादक के लिए महत्वपूर्ण है। एक उत्पादक चाहेगा अधिकतम लाभ कमाना तो उसके लिए उसे उत्पादन फलन की जानकारी होनी चाहिए। समाज के लिए क्योंकि समाज को अधिकतम उत्पादन प्राप्त होगा, हर व्यक्ति की आवश्यकता पूरी होगी। सरकार के लिए फायदेमंद क्योंकि सरकार को राजस्व के रूप में आय प्राप्त होगी और लागतों का अनुमान हो जाएगा उत्पादक को। तो इन सब कारणों से हम कह सकते हैं एक उत्पादन फलन का महत्व है, ठीक है भाई। तो आज हमने इस चैप्टर को पूरा कर दिया। जो आपने उत्पादन फलन जो है 2 चैप्टर थे उन दोनों को हमने पढ़ लिया। तो आज हमारा जो है चैप्टर पूरा हो गया, ठीक है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।